ज़रा बात करते हैं तहरीक इंसाफ की तहरीक के हवाले से। जो इमरान खान साहब ने कॉल दी थी उस तहरीक के हवाले से चीज़ें क्या हैं। एक बड़ी कन्फ्यूजन है, शायद लोगों को भी क्लैरिटी नहीं है कि तहरीक शुरू हुई है नहीं हुई है तो ये क्या तहरीक है, ये क्या हो रहा है। तो इसके ऊपर बहुत से लोगों के जहनों में सवालात हैं, तो मैंने कोशिश की कि इस पर सारी तफसीलात लेके और आपके सामने रखूँ। देखें, एक तो हम सब के जहनों में तहरीक के हवाले से जो एक तासुर है वो ये है, हम तहरीक उसको समझते हैं कि एक तारीख़ है कि इस तारीख को इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्टूबर में हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये अभी नवंबर में हुआ या इससे पहले 25 मई 2022 को हुआ। हमारे जहन में तहरीक के ये खदोखाल हैं, हम तहरीक इसको समझते हैं कि ये तहरीक है। जब तहरीक इंसाफ 3 बार, एक बार 25 मई को उन्होंने ऐलान किया, फिर आपको याद है नवंबर में जब इमरान खान साहब को जब इस्लामाबाद के मार्च कर रहे थे, जब इमरान खान साहब गोली भी लगी थी, और फिर नवंबर में यहाँ पे जलसा किया गया था, और फिर 2 बार अभी अक्टूबर और नवंबर में, फिर 2024 की बात है। तो चारों बार इस्लामाबाद की तरफ तहरीक इंसाफ आ रही थी, और हमारे जहन में यही है कि तहरीक उसी का नाम है जिसमें कोई एक तारीख दी जाए, एक मकाम बताया जाए और इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए। इस बार तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली मुख्तलिफ है इमरान खान साहब की अप्रूवल के साथ, क्योंकि आप इमरान खान साहब का बयान सुन चुके हैं कि इस बार हम इस्लामाबाद की तरफ अभी नहीं आएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में गोलियां मारी जाती हैं। 26 नवंबर को इतने लोग शहीद हो गए, बेदर्दी से उनको मार दिया गया। तो इस बार हिकमत अमली मुख्तलिफ है। पहले भी एक तजवीज़ ये कई बार आई सामने, लेकिन उस पर तहरीक इंसाफ ने उसको अडॉप्ट नहीं किया था। वो तजवीज़ ये थी कि पहले आप हर शहर में एक्टिविटीज़ करें, हर शहर में एक्टिविटीज़ करें। अब होता क्या है, आप जब किसी शहर में एक्टिविटी करते हैं, मिसाल के तौर पे आप गुजरात की मैं आपको मिसाल देता हूँ, या अभी मैं आपको बलूचिस्तान का बताऊँगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वहाँ पे जो दाऊद साहब हैं, जो सदर हैं PTI बलूचिस्तान के, उन्होंने जो एक्टिविटीज़ की हैं उसके बारे से बताऊँगा। या आप अपने किसी भी इलाके का देख लें कि जब उस इलाके में किसी भी चौक के अंदर 50, 60, 70, 80, 90 लोग जितने भी इकट्ठे होकर और कोई प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो ख़बर पूरे शहर में फैल जाती है। उस शहर के सोशल मीडिया के ज़रिए, अच्छा जो शहरों के फेसबुक पेजेस हैं लोकल बने हुए, वो बहुत एक्टिव होते हैं, उनकी बड़ी पेनिट्रेशन होती है, उनकी बड़ी रीच होती है लोकल सतह के ऊपर। यानी आप अगर कोई रहीम यार खान का फेसबुक पेज है, तो मैं शायद यहाँ बैठ के इस्लामाबाद में उसको फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन रहीम यार खान वाले उसको फॉलो कर रहे हैं। तो या स्कर्दू के अगर कोई पेजेस हैं, मैं यहाँ बैठ के फॉलो नहीं करता, लेकिन उनके लोकल लोग उसको फॉलो करते हैं। तो उन पेजेस के ऊपर चीज़ लगती है कि जी आज चौक में ये एहतजाज हुआ है, और उसका मकसद होता है लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना कि देखो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम ये कह रहे हैं कि 26 यानी तरमीम के बाद अदालतें फ़तह कर ली गई हैं, जस्टिस याहिया खान और ये सारे इंसाफ नहीं दे रहे, और एहतजाज में ये कहा गया कि महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल मज़ीद बढ़ने जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, ये सारी चीज़ें, और ये पूरी चीज़ें उस शहर के लोगों तक पहुँच जाती हैं। और ये एक तरीका होता है इजहार का, बताने का कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते, या ये निज़ाम ये बदतहजीबियाँ कर रहा है, बदतमीज़ियाँ कर रहा है, बदमाशियाँ कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, दहशतगर्दी ये निज़ाम कर रहा है। और ये एक मैसेज लोगों को देना होता है, और साथ लोगों को दावत देना होती है कि देखो हम तो इस मकसद के लिए निकले हुए हैं, तुम्हारा भी ये मसला है, तुम सबका ये मसला है, तो आओ हमारे साथ निकलो। तो लोकल सतह के ऊपर एक्टिविटीज़ का मकसद होता है बड़ी एक्टिविटी के लिए लोगों को तैयार करना। तो इस बार हिकमत अमली यही है कि शहर शहर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होंगी। अभी इन एक्टिविटीज़ का जो एक तरीकाकार है वो शायद बहुत ज़्यादा बदल भी जाए, और पहले शहर शहर ये चीज़ें होंगी, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में होंगी, फिर शायद सूबाई सतह पर हो, डिवीजनल सतह पर हो, फिर इस्लामाबाद की तरफ जो है वो एहतजाज की कॉल दी जा सकती है। और मेरी इत्तला यही है कि इस्लामाबाद की तरफ कॉल दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल नहीं दी जाएगी, लेकिन पहले मकसद ये है कि शहर शहर एक्टिविटीज़ हो, और शहर शहर एक्टिविटीज़ के बाद फिर एक बड़ी कॉल जो है वो दी जाए। इस बार हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की ये है, और इस हिकमत अमली में तब्दीली भी आ सकती है। और तो इन तमाम चीज़ों पर गो के जो 90 दिन वाली बात है, उसमें सलमान अकबर नाजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये 90 दिन वाली बात अली मीन गंडापुर साहब की ज़ाती राय है, हम उसी लाएमल पे चलेंगे जो इमरान खान साहब का है, और उस पर हम चलते हुए जो है वो 5 अगस्त को इसको पीक पर ले जाएंगे। फिर इमरान खान साहब का अपने बेटों के हवाले से जो है वो कोई आ सकती है, कोई राय आ सकती है उनके पाकिस्तान आने या ना आने के हवाले से। इसमें ये जो लाएअमल मैंने आपको बताया है, इसमें तब्दीली भी आ सकती है। और मैंने आपको अर्ज़ किया है कि तहरीक शुरू हो चुकी है। ये एक्टिविटीज़ जो सारी आपको पंजाब में छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, आपको बलूचिस्तान में बड़ी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, आपको सिंध में बड़ी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। इस वक्त जो 2 सूबे जो सबसे आगे हैं वो हैं बलूचिस्तान और सिंध,
जो सबसे आगे हैं। तो ये बहरहाल जो दाऊद हैं जो PTI के बलूचिस्तान के, उनको ये क्रेडिट जाता है, और साथ जो सिंध में हलीम आदिल शेख है उनको ये क्रेडिट जाता है कि वहाँ पे बहरहाल एक्टिविटीज़ ज़्यादा बड़ी हो रही हैं बनिस्बत पंजाब, बनिस्बत KPK में भी कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, लेकिन KPK में खैर वहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की खैर PTI को उस तरह से ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि KPK से तो पहले भी लोग निकलते हैं, अब भी लोग निकलेंगे, तो KPK में को बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं है। असल ज़रूरत है मुनज़्ज़म एक्टिविटीज़ की पंजाब में। और पंजाब में मैं आजकल हर वीडियो में पूछ रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा पता चले कि आप ज़रूर मुझे बताएं कि आपका जो हल्का है वहाँ पे MNA, MPA और टिकट होल्डर कौन है आपका, और तंजीमी अहदेदार PTI को कौन है, और क्या वहाँ पे कोई वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये ज़रूर बताएं, ना सिर्फ मुझे बताएं, बाकी लोगों को भी बताएं, और अपने अपने शहर का, ताकि हमें पता चले कि किस शहर में कोई ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही है और किस शहर में एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। क्योंकि बहरहाल पंजाब के हवाले से जिस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी वो एक्टिविटीज़ बहरहाल अभी भी उस सतह की नज़र नहीं आ रही। गो कि ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में जो जबर, बर्बरियत, फसाइयत और यजीदियत है वो शायद किसी और सूबे में नहीं है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान में वो बर्बरियत नहीं है, यानी PTI के साथ गो के FIRs उनके ऊपर भी हुई हैं, सख्ती बहुत ज़्यादा है। लेकिन पंजाब तो बिल्कुल एक वो है कि ऐसे कि जैसे कोई कर्फ्यू का माहौल हो कि कोई नहीं निकल सकता और गोली मार दी जाएगी जो निकलेगा। हालांकि इतना आसान नहीं है अब, और एक्टिविटीज़ बहरहाल जो है वो हो रही हैं। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और अर्ज़ करूँ। देखें, मैं बलूचिस्तान वाला बताऊंगा, और मैं बल्कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं कासिम खान, उनका एक ट्वीट भी आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि आप इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, इमरान खान साहब के बेटे अब इस बात के वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पे अब एक्टिव हो चुके हैं इस मामले में, और वो ट्विटर के ज़रिए बात करते रहेंगे। और ख़ास तौर पे देखना है कि जब वो अमेरिका जाएंगे तो उस वक्त क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। असल कहानी वहीं से खुलकर सामने आएगी कि किस तरह की उनकी मुलाकातें होती हैं, इंटरनेशनल मीडिया को मिलते हैं, नहीं मिलते, किस किस से मिलते हैं, इंटरव्यूज़ किस तरह देते हैं, पाकिस्तान आने के हवाले से क्या कहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, और एक भौचाल होगा पाकिस्तान की सियासत में जिस लम्हे वो अमेरिका पहुँचेंगे। इतनी एक्टिविटीज़ उनकी हो रही होंगी, और उनकी खबरें आ रही होंगी, और सोशल मीडिया पूरा उनको कवर कर रहा होगा। कासिम खान ने कल ये ट्वीट किया, कहते हैं कि हमारे वालिद ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारा, हमसे दूर, इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने का फ़ैसला किया। यानी इसलिए नहीं कि वो कोई उनको मजबूरन पाकिस्तान में रहना पड़ा, नहीं, वो अपनी कन्विक्शन के साथ पाकिस्तान को बदलने के लिए, पाकिस्तान के करप्ट निज़ाम को बदलने के लिए उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान रहने का फ़ैसला किया इमरान खान ने, अपने बच्चों से दूर। फिर वो कहते हैं कि हर रोज़ हमारे साथ एक बाप वो इमरान खान के बारे में कहते हैं उनके बेटे कि वो हर रोज़ हमारे साथ एक बाप के तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो हमेशा एक रहनुमा बनकर खड़े रहे। उन्होंने इस मुल्क को सब कुछ दिया, हस्पताल, यूनिवर्सिटीज़ और इंसाफ के लिए एक तहरीक। उन्हें पेशकश हुई कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारें, हमारे साथ इंग्लैंड में चहलकदमी करें या क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय एक अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है, उनकी ताकत पाकिस्तानी अवाम है। ये बहुत ही अहम उनका ट्वीट है। और उन्होंने भी बताया, जो सलमान इब्न राजा साहब आजकल मुसलसल बताते हैं, कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए अगर कैद में है तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का भी ये जिम्मेदारी है कि आप वो उनके लिए निकले। और इमरान खान की रिहाई इमरान खान के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी, गैरत और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, और इस करप्ट निज़ाम को घर भेजने के लिए है, इस करप्ट निज़ाम को गिराने के लिए है जो लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर रहा है, जिसने लोगों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया हर शोबे को। अब देखें कि इस तहरीक जो इमरान खान साहब की चल रही है, ये सारा मामला, इसको आप आइसोलेट करके नहीं देख सकते। आप इसको आइसोलेट करके इसलिए नहीं देख सकते कि इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं कल सुन रहा था आमिर मतीन साहब को, जो आमिर मतीन साहब मुकाबिल प्रोग्राम करते हैं, रबिया खान और आमिर मतीन साहब, उसमें आमिर मतीन साहब ने बड़ी अहम बात की, और यही असल बात है जिस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, कि आप सिर्फ देख रहे हैं इमरान खान की तहरीक को, कि इमरान खान की तहरीक ये, भाई इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें देखें ना, इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें देखें कि बलूचिस्तान में पिछले 6 माह में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी 6 माह में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। ये छोटी बात नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी 6 माह के ड्यूरेशन में इतने दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं हुए जितने 1 जनवरी 2025 से 30 जून 2025 तक हुए हैं। और ये जंग अखबार में भी खबर लगी हुई है। वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ पे फॉर्म 47 की एक हुकूमत है जिसको वहाँ के लोग मानते नहीं हैं, और वहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनको वो अवामी हमायत हासिल नहीं है जो होनी चाहिए।
अवाम की मदद के बगैर कभी दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। लेकिन मसला यह है कि अवाम के अपने शिकवे हैं। अवाम कहती है आपने हमारे ऊपर वो मुसलत कर दिया जो अपनी एमपी की सीट हार गया था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बड़े ठंडे दिलो दिमाग से फैसला ये करना होगा कि बलूचिस्तान को किस तरह से पुरअमन बनाना है, कैसे वहाँ पे जो हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, इसमें ये ऐसे ना हो, हमारे जवान कुर्बान ना हो, वहाँ पे एक अमन हो, वहाँ पे इस्तेहकाम आए, वहाँ पे तरक्की आए, वहाँ पे तालीम हो, उनके पास पीने का साफ़ पानी हो, उनके पास सेहत की सहूलियात हो, उनके पास रोज़गार के मौके हों, ये सारी चीज़ें हों। लेकिन जब आप अवाम जिसको वोट दे उसके बजाय आप उनको मुसल्लत कर दें जिनको अवाम ने मुस्तरद किया हो और वोट ना दिया हो, तो फिर अवाम तो रिएक्ट करेंगे, फिर अवाम में आपको वो हमायत हासिल नहीं होगी जो होनी चाहिए थी। और इसलिए मेरा ख्याल बलूचिस्तान के हवाले से तो बड़े अहम फैसले करने की ज़रूरत है। जो PTI के असीरान एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा और उन्होंने मियां महमूद रशीद साहब ने भी एक लेटर लिख के और उन्होंने उसमें कहा है। अच्छा, फिर इसी तरह से दहशतगर्दी के हालात मैंने आपको बताया, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, पेट्रोल और डीजल मजीद बढ़ने के आज इम्कानात हैं। फिर इसी तरह से आप देखें कि ताजिर तंजीमों ने 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान कर रखा है। आज उनके साथ वज़ीर ख़जाना मुलाकात कर रहे हैं और उन ताजिर तंजीमों के साथ ट्रांसपोर्टर्स ने भी 19 जुलाई को एहतजाज की कॉल दे रखी है, मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे रखी है, पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है। तो ये सिर्फ मसला तहरीक इंसाफ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, एक बात जहन में बिठा लें, मेरी राय है, आप इसे इख्तलाफ करना चाहते हैं इख्तलाफ करें, मैं एहतराम करूँगा आपकी राय का। मेरा ये ख्याल है, जो मैं समझता हूँ कि जो मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि जो एक खस्ता हाल घर होता है वो अपनी जिसकी बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं वो अपने बोझ से गिर जाता है, लेकिन वो टाइम लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता और बुनियादें कमज़ोर होती हैं और कमज़ोर होती हैं और कमज़ोर होती हैं और वो मकान गिर जाता है। इस हुकूमत ने गिरना है, अपने बोझ से गिरना है। क्यों? ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, ना ये अमन कायम कर पा रहे हैं, ना ये दहशतगर्दी का खात्मा कर पा रहे हैं, ना ये महंगाई का खात्मा कर पा रहे हैं, ना ये रोज़गार के मौके फराहम कर पा रहे हैं, ना लोगों को गुर्बत से निकाल पा रहे हैं, ना सेहत की सहूलियात दे पा रहे हैं, ना करप्शन लूट मार रोक रहे हैं, ना अपने ज़ात और मफाद से बाहर निकल रहे हैं, कुछ भी ना एक्सपोर्ट्स बढ़ा पा रहे हैं। और फिर हमें सुनाया जाता है जी रेमिटेंसेस बढ़ गए। भाई, जब पाकिस्तान में पिछले 3 साल में 20 लाख लोग पाकिस्तान से चले गए हैं और वो 20 लाख लोग $20 भी हर महीने भेजें, तो आप इसको काउंट कर लें कितने बनते, कितनी बड़ी ये रकम बनती है अगर $20 भी वो भेजें। $20 क्या है? $20 कुछ भी नहीं है। तो बात यह है कि ये हुकूमत सिर्फ PTI की तहरीक नहीं, साथ और बहुत से फैक्टर्स हैं। हाँ, PTI अगर मौसर अंदाज में तहरीक चला लेती है और अवाम अगर उनके साथ निकल आते हैं तो वो जो इस हुकूमत ने अपने बोझ से 6 माह में, 8 माह में, साल में, 1.5 साल में अगर गिरना है तो वो 6 हफ्तों में गिर जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही कि एक मकान जिसने अपने बोझ से गिरना है क्योंकि उसकी बुनियादें कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन अगर उसको धक्का दिया जाए तो वो जल्दी गिर जाता है। इस हुकूमत की बुनियादें खोखली हैं, कमज़ोर हैं, ये बैसाखियों पे खड़ी है, बैसाखियाँ किसी और की दी हुई हैं और जिन्होंने बैसाखियाँ दी हुई हैं उनकी भी एक अभी तक तो वो इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान नहीं चल रहा। लेकिन कब तक आखिर? लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोग बर्बाद हो गए हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। कितने आपने वाक़यात देखे किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में, किसी इंसानी मुआशरे में, किसी तहजीब याफ्ता मुआशरे में, किसी थोड़े से एहसास और दर्द रखने वाले मुआशरे में ऐसा एक वाक़या होता तो पूरा मुल्क सड़कों पे होता कि एक खातून जिसने अपने पित्ते के ऑपरेशन के लिए या कोई उसको मसला था, उसके लिए उसने जो है वो पैसे इकट्ठे करके रखे हुए थे, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया और उसने अपने ऑपरेट के पैसे बिजली के बिल में दे दिए और ख़ुद जाके छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। फिर एक बेटा जिसके बाप को उसने उनकी बिजली काट दी, साथ वालों से उन्होंने बिजली ली, बाप ने कहा आपने चोरी की है, उसके ऊपर FIR हो गई, बाप को पकड़ के ले गए, बेटे के पास बाप की ज़मानत कराने के पैसे नहीं थे, बेटे ने तेज़ाब पी लिया, खुदकुशी कर ली। ऐसे वाक़यात, कितने वाक़यात ऐसे पाकिस्तान में हुए। अगर किसी दर्द रखने वाले और एहसास रखने वाले मुआशरे में ये वाक़यात हुए थे तो पूरा मुल्क सड़कों के ऊपर होता। बांग्लादेश जैसे, अगर बांग्लादेश वालों में जो एक दूसरे का एहसास है, जिस तरह से वो वहाँ पे निकले और हसीना वाजिद को निकाला, अगर पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश वालों से कोई 10% भी उनके मुकाबले में पाकिस्तान वालों के अंदर एक दूसरे का एहसास होता तो अब सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये बात दुरुस्त है कि लोग इस निज़ाम को तो नहीं मान रहे, इस निज़ाम के सामने सरेंडर नहीं कर रहे, लेकिन लोग निकलते भी नहीं हैं उस तादाद में जिस तादाद में निकलना चाहिए। तो इसलिए अगर लोग इस तहरीक में निकल आए और लोगों को एहसास हो गया कि इमरान खान की रिहाई इमरान खान के लिए नहीं है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है, तो यह हुकूमत जल्दी घर चली जाएगी। वरना यह हुकूमत तो जब तक रहेगी तो हालात बदतर से बदतर होंगे, बदतरीन होंगे, इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक होंगे। वजह यह है कि देखें, एक आपने सफ़र करना है,
आप गाड़ी स्टार्ट करके रोड पे डालेंगे तो आप सफर शुरू करेंगे ना। अगर गाड़ी खड़ी है तो सफर तो शुरू ही नहीं किया। इस हुकूमत की गाड़ी खड़ी हुई है, इस हुकूमत का अवाम की फलाह के लिए, पाकिस्तान के लिए इन्होंने सफर शुरू ही नहीं किया, बल्कि ये पीछे जा रहे हैं। इन्होंने बैक गियर लगाए हुए, ये पाकिस्तान को 9 अप्रैल 2022 से बहुत पीछे ले गए। और ये मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो इस हुकूमत की अपनी थी उसके अंदर इन्होंने लिख के अपने दस्तखतों के साथ लिख के दिया, जिसको मैं कहता होता हूं कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल डेथ वारंट के ऊपर दस्तखत किए, जब इन्होंने ये कहा कि हम मुल्क को 9 अप्रैल 2022 से पीछे ले गए। हर सेक्टर में इन्होंने माना कि पाकिस्तान पीछे गया, 3 साल पहले की जो सूरत हाल थी उससे भी पीछे चला गया। तो ये हुकूमत जब तक रहेगी पाकिस्तान मज़ीद कमज़ोरी की तरफ जाएगा, पाकिस्तान की बुनियादें मज़ीद खोखली होंगी, कोई बेहतरी के चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस हुकूमत का फोकस ही नहीं है। इनका फोकस अभी भी किस चीज़ के ऊपर है? 1-2 नशिस्तों पर मौलाना फजल रहमान और नून लीग आपस में लड़ रहे हैं। हराम की सीटें, जो हराम की सीटें इनको दी हैं सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने, अमीनुद्दीन खान वगैरह ने, मोहम्मद अली मज़हर और हसन नज़र रिजवी ने, मुसरत हिलाली और इन्होंने जमाल खान मंदोखेल ने, और इन्होंने अली बाकर नजफी और आमिर फारूक, शाहिद बिलाल हसन और इन सारों ने और हाशिम काकड़ ने जो हराम की सीटें इनको दी हैं, उन हराम की सीटों पर भी ये लड़ पड़े, ये उनके ऊपर भी लड़ पड़े, और 1-2 सीटों के ऊपर मौलाना और इनकी डीलें चल रही हैं। ये अभी तक तो इनका फोकस उसके ऊपर है। कौन इनमें से कौन गया वहाँ पे जो 9-10 पंजाब के शहरी वहाँ पे शहीद कर दिए गए हैं बलूचिस्तान में, कि इनमें से कौन उनके घरों में गया? 9 शहरी शहीद कर दिए गए, उससे पहले 13 जवान हमारे KPK में शहीद हुए। कोई आपने सुना कि शहबाज शरीफ ने फौरन को मीटिंग बुला ली हो, शहबाज शरीफ ने पॉलिटिकल पार्टीज को बुला ली हो, कोई हंगामी अहकामात हो, कोई हंगामी चीज़ें हो, कोई फौरी तौर पर हलचल हो, कोई मुल्क के अंदर एक परेशानी हो, हुक्मरानों के अंदर कोई परेशानी हो? नहीं, टस से मस नहीं हुए। और फोकस किसके ऊपर है? 27 आईनी तरमीम के ऊपर, ताकि जो और नवाजा जाए सबको, और अपने आप को ताकतवर किया जाए, और अपने आप को मजबूत की जाए, करप्शन लूट मार के नए रास्ते निकाले जाएं, अवाम को मजीद दीवार से लगाया जाए, अवाम को मजीद बर्बाद किया जाए, जजों को, अमीनुद्दीन खान को, जमाल खान मंदोखेल को, मुसरत हिलाली को, हसन नज़र रिजवी को, मोहम्मद अली मज़हर को, शाहिद बिलाल हसन, इन सारे जजों को और ज़्यादा नवाजा जाए, इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट जो उसको और बढ़ा दिया जाए, इन जजेस को रिटायर ना होने दिया जाए, इनको 70 साल की उम्र तक रखा जाए, इनको 75 साल की उम्र तक रखा जाए। और इसका मकसद क्या है? ये जो सारा कुछ ये कर रहे हैं, ये जो जजों की एज में रिटायर्ड बढ़ा रहे हैं, इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जज इंसाफ कर रहे हैं, इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जज पाकिस्तान को बहुत फायदा दे रहे हैं, या पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, या ट्रंप को नामजद किया है नोबेल प्राइज़ के लिए इसलिए किया कि पाकिस्तान को फायदा होगा, या जो मिनरल्स के ऊपर डीलें चल रही हैं वो इसलिए हो रही है कि पाकिस्तानियों को फायदा हो। नहीं, मकसद है अपने इक़्तिदार को तवालत देना, अपने इक़्तिदार को सिक्योर करना। तो मतलब उसके लिए सारा कुछ हो रहा है। बाकी अमेरिका में भी एक आज हेयरिंग है जिसमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात होनी है, जुल्फ़ी बुखारी उसमें जाएंगे, और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि चीज़ें जो है वो अकेली आप नहीं देख सकते, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये हुकूमत ख़ुद भी ऐसे इक़दाम कर, चीनी वाला देख लें, ज़ाहिद गशोरी साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, चीनी जो महंगी हुई है 90 अरब रुपया पाकिस्तानियों की जेब से इजाफी निकला है अभी इन पिछले चंद माह में। 90 अरब रुपये, ज़रा काउंट तो करें, 90 अरब में करोड़ कितने होते हैं, और 1 करोड़ में लाख कितने होते हैं। और 90 अरब रुपए से जो इन्होंने अवाम से इजाफी ले लिया है 90 अरब, इस 90 अरब रुपए से क्या, चले ले लिया आपने, मान लिया चीनी में आपने 90 अरब रुपए ज़्यादा अवाम से ले लिया, इसी 90 अरब में हेल्थ कार्ड बहाल कर दो ना पंजाब के लोगों का। नहीं, जलील करना है, तड़प तड़प के लोग मरे। क्यों? बदला लेना है ना लोगों से। वोट नहीं दिया ना पंजाब के लोगों ने, तो बदला तो लेना है पंजाब के लोगों से, क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया। नहीं दिया तो फिर भुगतो, हेल्थ कार्ड तो नहीं होगा, तड़प तड़प के मर जाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि इनको वोट ना देने की कीमत आपको क्या अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आ जाए जनाब बलूचिस्तान के आखिर में मैं ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ, और ये ऐसे ये अहमक है, इनके अपनी FIR से पता चल रहा है कि PTI ने कितनी बड़ी एक्टिविटीज़ की हैं बलूचिस्तान के अंदर, और किसने क्या किया ये मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। अच्छा, मुझे ये जो बलूचिस्तान से तफसीलात मिली हैं उसमें एक तो जी बलूचिस्तान में 11 जुलाई को ज़िला दुकी में जलसा हुआ है, कन्वेंशन हुआ है, और 12 जुलाई को योब में, 13 जुलाई को ज़िला लोरा लई में ये जलसे हुए हैं, ये एक्टिविटीज़ हुई हैं। और ये दाऊद शाह काकड़ जो है इनकी सदारत में हुए हैं, और इसमें मेहमान खुसूसी जो थे वो अमजद न्याजी थे। और योब में एक रैली भी है, ये आपने वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होंगी, और कन्वेंशंस की भी और जलसों की भी। अच्छा, इसमें मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि सिर्फ इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था ना कि ये ऐसे अहमक है। अब आप देखें कि ये लोरा लाई जो है ना, थाना सिटी मोहम्मद अशरफ शहीद, ये थाने का नाम है इसमें, और ये ज़िला लोरा लाई में। इसमें जो इन्होंने FIR काटी है ना, उसमें ये कहते हैं कि शुरका की तादाद थी 390 से 400,
अब आप अंदाजा लगाएं कि ये कहां की बात कर रहे हैं। लोरा लाई में ये कह रहे हैं कि 400 लोग उस कन्वेंशन में मौजूद थे, खुद इनकी एफआईआर कह रही है 400 लोग लोरा लाई में। पीटीआई के कोई मरकजी कोई लीडर नहीं, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं। अमजद न्याजी साहब को भी आप जिम्मेदारी मिली ना, ठीक है। 400 लोग उन्होंने इकट्ठे कर लिया, आप खुद मान रहे हैं। 400 बंदे मरीम नवाज जाके और इकट्ठे करके दिखा देना इधर पंजाब से। मरीम तो जा नहीं सकती बलूचिस्तान में। अमजद न्याजी इमरान खान का नुमाइंदा गया तो है ना, लोग उसको वेलकम तो कह रहे हैं, वो गया तो है। आप तो जा नहीं सकते बलूचिस्तान में। अच्छा ये मान रहे हैं। अच्छा इसमें जो इन्होंने एफआईआर की है, इसमें इन्होंने एक जो खातून है उनके ऊपर भी की है, और इन्होंने इसमें कहा कि जी सैफुल्लाह शाकिर और वली दरमान और नकीबुल्लाह काकड़ और ताज मोहम्मद दुमड़, कलसूम पानीजई और दाऊद शाह काकड़, मजीद नासिर, इनके ऊपर एफआईआर है। अशरफ नासिर, दाऊद खैल और इसी तरह अमजद न्याजी, जहांगीर खान रिंद, मोहम्मद हसन नासिर, और इन सारों पे इन्होंने किया है एफआईआर। अब अगली भी आप सुन लें कि जो इन्होंने एक और एफआईआर किया है वो किस किस के ऊपर की है। तो ये वो पीटीआई के एक्टिव लोग हैं जिनके ऊपर इन्होंने जो है वो एफआईआर किया है। ये जो दूसरी एफआईआर है ये है जनाब दुकी की। अच्छा जो दुकी की एफआईआर है उसमें इन्होंने नाम लिखा है पहला अमजद खान न्याजी का, जिनको इमरान खान ने अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी या कोऑर्डिनेटर लगाया है, और इसी तरह से दाऊद खान काकड़, नवाब खान दुमड़, इसी तरह से हाजी नवाब खान खिलजी, सदाम खान तरीन, हसन खान नासिर, नकीबुल्लाह काकड़, मजीद नासिर, शेर अफगान, इसाक खान तरीन, हयात खान नासिर, नेमत और नेमत साहब है, वली दरमान लूनी, और ये है और भी कुछ नाम है। तो ये इनके ऊपर इन्होंने एफआईआर की है। खुद ये माना है कि बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में जो आइन की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं, जो पुरअमन तब्दीली की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर आप इस तरह की एफआईआर करेंगे और उनको एक्टिविटीज़ नहीं करने देंगे तो बलूचिस्तान में उन्हीं के पास स्पेस जाएगी जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, जो और दहशतगर्द जो वहाँ पे दहशतगर्द एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं वहाँ के बलूचिस्तान के लोगों को कि ये महमूद खान चकसई, ये अख्तर मेंगल, ये पीटीआई वाला, ये दाऊद काकड़, ये सलार काकड़, ये सारे ये तुम्हें गलत कह रहे हैं। कोई तब्दीली आइन के अंदर रहते हुए नहीं आनी, कोई कानून को मान के तब्दीली नहीं आनी, कोई पार्लियामेंट के जरिए तब्दीली नहीं आनी, कोई वोट के जरिए तब्दीली नहीं आनी, तब्दीली आनी है बंदूक के जरिए। और इस तरह की एक्टिविटीज़ बलूचिस्तान हुकूमत और बलूचिस्तान पुलिस करके दहशत गर्दों के उस नैरेटिव को तकवीत बख्श रही है कि देखो ना अब दहशतगर्द क्या कहेंगे बलूचिस्तान वालों को। देखा ये जो आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, उनको तो एक जलसा अगले नहीं करने दे रहे। तो ये तो जो तुम्हें कहते हैं कि हम तुम्हें हकूक दिलवाएंगे, वो तो खुद एक कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, वो एक कन्वेंशन नहीं कर सकते, वो चार दीवारी के अंदर रहते हुए अपनी गैदरिंग नहीं कर सकते। ये तुम्हें हकूक दिलवाएंगे? नहीं ये नहीं दिलवाएंगे, हमारे साथ आओ। ये हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत इस तरह की एफआईआर करके दहशतगर्दों को तकवीत दे रही है, उनके नैरेटिव को तकवीत बख्श रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह।